बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, आज के दिन का दर्जा हरारत क्या रहेगा ये आपको हम बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बजे के करीब 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 34 और 9 बजे 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी। कालाशाह काकूता महमूद बूटी 6 रोड बाईपास का इफ्तिताह, 24 अरब रुपए लागत आएगी। दूसरी टॉप स्टोरी, डीईओज की नाअहली, सरकारी स्कूलों में तुलबा की हाजिरी खतरनाक हद तक कम हो गई। और अब हर सरकारी ऑफिसर को तनख्वाह काम की बुनियाद पर दी जाएगी, चीफ सेक्रेटरी की तजवीज। और बासा 1 अरब 13 करोड़, पीएचए लेस्को का 3 करोड़ का नादहिंदा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स कैसे खोकर और जुनैद रियाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। खोकर साहब, आज की हमारी लीड स्टोरी, कालाशाह काकूता महमूद बूटी 6 रोया ईस्टर्न बाईपास का इफ्तिताह हो गया, 24 अरब रुपए लागत आएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि जब मोटरवे बना था लाहौर इस्लामाबाद तो इस पर भी 24 अरब रुपए लागत आई थी। लाहौर से इस्लामाबाद तक जो मोटरवे तमीर है इसकी कुल लागत जो उस वक्त के बजट के मुताबिक 24 अरब रुपए थी। और अब देखें कितनी महंगाई हो गई है, कंस्ट्रक्शन का काम कितना डेवलप हो गया है कि कालाशाह काकू से महमूद बूटी तक जो है 6 रोया जो है 6 लाइन की जो बननी है तो वो भी अब 24 अरब रुपए लग रहे हैं इस हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि कम से कम इससे लोगों को ट्रैफिक में सबूत मिलेगा और रुकना नहीं रास्ते में पड़ेगा और उनका टाइम की भी और पेट्रोल की भी डीजल की भी बचत होगी। लेकिन इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसकी एक तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन होनी चाहिए कि थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करे कि कहीं कोई इसमें करप्शन का एलिमेंट ना हो और गवर्नमेंट जो है ना तमाम जो पैसे इस पर खर्च करे इसका प्री ऑडिट कराए, पहले ऑडिट हो बाद में इस पर पैसे खर्च किए जा सके ताकि इस पर करप्शन के जो चांसेस है वो जीरो किए जा सके। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो स्पेशल एक कमेटी कैंप कर दे जो आला सतह की हो, जो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क को पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक जो है मॉनिटर करे, सुपरविजन करे, वहाँ जाकर चेक करे और रास्ते में आने वाले खास तौर पर जिन लोगों की ज़मीनें आती है या घर आते हैं उनको प्रॉपर मुआवजा वक्त पर दिया जाए और उनको मार्केट रेट से थोड़ा सा ऊपर ही दिया जाए क्योंकि उनकी ज़मीनें तबाह हो जानी है, उनके कारोबार तबाह हो जाने हैं और कई लोग बेरोजगार हो जाने हैं। बिल्कुल सही, 24 अरब रुपए लागत आ रही है और खोकर साहब ने सही कहा कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है इस तरह के मंसूबों की लागत में भी इजाफा होता जा रहा है। जी यकीनन हर शहर को जो है वो ईस्टर्न बाईपास जैसे बाईपास चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप शादरा में जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर जैम हुई होती है और ये लोग जो गुजरांवाला, गुजरात और जेहलम जाते हैं और वहाँ पर एक एक घंटा जो है वहाँ पर वो फंसे रहते थे। और इस बाईपास के बनने से जो है ना सिर्फ अमामिया कॉलोनी, शादरा और वहाँ के जो रिहायशी कॉलोनियाँ उनको ये फ़ायदा होगा और जो रोज़ाना की बुनियाद पर शादरा से और उन इलाकों से यहाँ पर नौकरियाँ करने के लिए आते हैं सिटी में, उनको भी फ़ायदा होगा कि वो बासानी जो कि 1 से 1.5 घंटा लगता था और वो 15 से मिनट में जो है वो यहाँ पर आ सकेंगे और अपनी नौकरियाँ करके जो है शाम को बासानी घर पहुँच सकेंगे। तो खोकर साहब, ये तो फिर एक अच्छा मंसूबा हुआ कि इस तरह जो लाहौर में शिफ्ट हो जाते हैं लोग उनके लिए आसानी रहेगी कि वो अपनी नौकरी करें और उसके बाद ये बहुत अच्छा मंसूबा है। लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन जो है उस तरह ना हो जिस तरह लाहौर रिंग रोड की हो रही है। कम से कम उससे ये स्पीडी मंसूबा हो, बेहतर हो ताकि वो ये ना हो कि कई सालों से शुरू होने वाला और बाद में पता चले कि फ़लाँ जो है वो इसमें रिंग रोड में करप्शन कर गया, फ़लाँ करप्शन कर गया, इस तरह का एलिमेंट जो है ना वो रोका जाए।
बिल्कुल सही। ये एक अच्छी तजवीज़ है कि बर वक्त इसको मुकम्मल किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो तामीराती काम ख़त्म हो ताकि उसको उस मंसूबे पर जो है वो यूटिलाइजेशन शुरू हो सके। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जुनेद आपकी खबर है, DOS की नाअहली और सरकारी स्कूलों में तलबा की हाज़िरी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। इसकी वजह क्या है? क्यों सरकारी स्कूलों पर एतमाद ख़त्म हो गया है या सहूलियात कम है जिसकी वजह से लोग अब भागना शुरू हो गए? जी सब कुछ है, अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन लाहौर शहर अगर 36 अजला को देखा जाए तो एक रिपोर्ट आई है जो कि open.go.pk पे एक रिपोर्ट जारी की गई है हुकूमत की जानब से। उसमें यह बताया गया कि लाहौर में सबसे कम जो हैं विज़िट्स किए गए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की जानब से, जो कि इन्होंने 100% करने थे, 96% करने थे, वो नहीं हो सके। सिर्फ 65% स्कूलों के विज़िट्स हुए। यही वजह है कि अब वो जो स्कूल सरबराहान है वो आराम से बैठे हुए, उन्हें पता है कि किसी ने विज़िट तो करना नहीं है, तो वो बच्चे जो हैं वो नहीं आते स्कूलों में और हाज़िरी जो है वो 60% से भी कम चली गई है। हालांकि वज़ीर आला पंजाब ने हदायत की गई है कि 90% से ज़ायद हाज़िरी होनी चाहिए, टीचर्स की भी और बच्चों की भी, जो कि 60% से कम होती जा रही है। और वजह यही है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो स्कूलों में विज़िट नहीं करते और स्कूलों की हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। किसी की दीवार नहीं है तो कहीं पे फर्नीचर नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं। अगर ये विज़िट्स करें तो ये चीज़ें जो हैं वो पूरी की जा सकती हैं। बिल्कुल सही। खोखर साहब आप क्या कहेंगे? 751 में से 135 तलबा स्कूल आए सिर्फ, और स्कूल इसको मैं इस तरह कहूँगा कि एजुकेशन एक तो 1970 और 60 की दिहाई में दूसरे मुल्कों से लोग पाकिस्तान पढ़ने आते थे, लेकिन आज ये है कि पाकिस्तान के बच्चे जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या दूसरे मुल्कों में, सिंगापुर में पढ़ने जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा मेयार तलीम गिर गया। अब हमारे जो लाहौर के बड़े अरकान असम्बली बड़े फन्ने खा बने फिरते हैं और बड़े स्कूलों के दौरे करते हैं, अस्पतालों के दौरे करते हैं। इन वज़ीर आला पंजाब को और हुकूमत पंजाब को ये चाहिए कि तमाम अरकान असम्बली और तमाम लाहौर में जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं और इस बात की पाबंदी लगाई जाए जिस तरह नवाब ऑफ कालाबाग के ज़माने में लगाई गई थी कि सरकारी जो अफसर होगा वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा ताकि उसको पता चले कि उस स्कूल में उसके बच्चे जाते हैं। लेकिन वो कैसे पढ़ाएंगे खोखर साहब? जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे थे, अब स्कूलों की मिसाल भी दी है जुनेद रियाज ने। 242 में से एक स्कूल में सिर्फ 11, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो बहल में है 160 में से सिर्फ 48। जी बिल्कुल सिमल, जब सरकारी जब इन ब्यूरोक्रेसी के अब बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, मिनिस्टर के बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो फिर सरकारी अफसर यहाँ दौरे भी करेंगे, यहाँ बजट भी आपको मिलेगा, यहाँ चारदीवारी भी मिलेगी, आपको फर्नीचर भी मिलेगा, टॉयलेट बाथ भी मिलेंगे, IT लैब भी मिलेगी, वहाँ कंप्यूटर भी मिलेगा, टीचरों की हाजिरी भी मिलेगी, टीचरों की अवेलेबिलिटी भी मिलेगी और आपको एक सिस्टम भी मिलेगा और आपको एक रिजल्ट भी मिलेगा, आपको अटेंडेंस भी मिलेगी। जब उसका एक किसी चीज़ का कोई वाली वारस ही नहीं होता तो फिर आप उससे कैसे तोको करें? वहाँ क्या है, वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, कोई जाता ही नहीं है। जब अरकान असम्बली के बच्चे पढ़ेंगे, जब मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो मैं भी इसके खिलाफ खबर लगाऊंगा कि मैं उस स्कूल में इस तरह की सहूलत खराब है, मेरी भी नजर होगी। वज़ीर आला के जब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वज़ीर आला को भी पता होगा कि मेरा बच्चा इस सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, सरकारी स्कूलों की फिर अपलिफ्टिंग पर काम भी होगा और लोग जो है प्राइवेट सेक्टर अगर सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर होनी ही होती तो फिर दानिश स्कूल ना बनाए जाते और इन्हीं स्कूलों को जो है वो अपग्रेड किया जाता। जुनेद, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हो? मैं इस पर ज़रूर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक की तरफ चलना। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो सरकारी स्कूलों पर बात करेंगे और फिर जो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, IT की बात की जाती है, कहाँ मुमकिन है ऐसे स्कूलों में फिर आप टेक्नोलॉजी भी लाएँ, उनकी अपग्रेडेशन भी करें, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और जुनेद आपसे बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। खोखर साहब ने तो कहा कि अगर तमाम जो बासर लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ना शुरू हो जाए तो सहूलियात बेहतर हो जाएं, लेकिन अब तो हाजिरी कम होना शुरू हो गई। उन लोगों के भी जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो सरकारी स्कूल भी नहीं अपने बच्चों को भेजना चाहते क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन सी IT, कौन सी अपग्रेडेशन, कौन सी इनोवेशन की बात की जाती है? जी यकीनन आपने देखा होगा कि बड़ी अहम सियासी शख्सियात ने, जिसमें वज़ीर आला पंजाब भी शामिल थे, उन्होंने स्कूलों को एडॉप्ट किया था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने अभी तक किसी स्कूल में जो कि एडॉप्ट किए हुए थे वहाँ पे भी विज़िट नहीं किया। और 15 अगस्त से जो कि एक फैलाई गई थी खबर कि वज़ीर आला पंजाब खुद जो है पंजाब के स्कूलों का विज़िट करेंगे, और अभी तक पूरा 1 महीना गुजरने वाला है, वज़ीर आला पंजाब ने खुद किसी एक स्कूल, सरकारी स्कूल का अभी दौरा नहीं किया, जो कि उन्होंने एक सरप्राइज़ विज़िट रखे हुए थे वो भी नहीं किए। तो किस तरीके से और किस स्कूलों की बात कर रहे हैं जिन स्कूलों को वो समझते ही नहीं है कि ये अपने स्कूल हैं। जब तक ये खुद नहीं समझेंगे कि ये अपने स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है फिरोजपुर रोड पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल CDGL, वहाँ पे जो कि एडॉप्ट किया हुआ है वज़ीर आला पंजाब ने, 1 साल से एक दफ़ा भी वहाँ पे नहीं गए, विजिट नहीं किया।
तो फिर किस तरह से फैसिलिटीज़ पूरी होंगी। अच्छा, दूसरी तरफ अली रामे की भी खबर है, सरकारी स्कूलों में 75,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। टीचर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है, लेकिन अगर मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा तो टीचर्स ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी, तो क्या म्यार तालीम होगा? नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग्स तो चलती हैं, लेकिन मसला ये है कि जब NTS के टेस्ट के थ्रू भर्ती किए जाते हैं, और ये टीचर्स जो कि सरकारी स्कूलों में हैं, ये MPhil और PhD टीचर्स हैं जो कि प्राइमरी स्कूलों को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की निस्बत अगर मुआवजा किया जाए तो हमारे जो सरकारी स्कूलों में है ये टीचर्स ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन बात यह है कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर नहीं है, विज़िट्स नहीं करते अफसरान। अगर विज़िट करें तो वो रिज़ल्ट भी लिया जा सकता है, अपने वो बच्चे नहीं समझते, या फिर टीचर्स जो हैं वो दिलचस्पी नहीं लेते। उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो टीचर्स जो हैं अच्छे नतीजे नहीं देते, मंथली जो है वो रिपोर्ट्स जानी चाहिए, कितनी क्लासेस अटेंड की, कितने बच्चे हाजिर रहे। सिस्टम डेवलप होना चाहिए ना, लेकिन नोबडी बॉदर्स। सही कहा खोकर साहब ने कि जब वाली वारिस नहीं होगा तो फिर कोई बॉदर भी नहीं करेगा। खोकर साहब, अगली खबर आपकी खबर है, हर सरकारी ऑफिसर को तनख्वाह की बुनियाद पर काम किया जाएगा, तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से कोई कारकर्दगी 1973 से कबल जो तनख्वाहें थी वो काम की बुनियाद पर, वर्कलोड की बुनियाद पर थी, लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने रैशनलाइज सैलरी कर दी कि ग्रेड 17 का मुलाजिम बेशक DCO है, कमिश्नर है, पुलिस वाला है, एजुकेशन वाला, सबकी बराबर कर दी। अब देखिए, कॉलेज का टीचर जो सिर्फ 2 पीरियड पढ़ाता है और वो पढ़ाकर उसका 19वां ग्रेड है और घर चला जाता है, और एक जिले का जो लाहौर का DCO है या महकमा फाइनेंस का कोई अफसर है या और कोई इंसानी अफसर है जो सुबह 8 बजे आता है, रात 1 बजे काम करता है, तो उसका क्या, उसमें कंपेरिजन कर ले। और इस वाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक आइडिया दिया है कि जो वर्कलोड होता है उसकी वजह से ये नुकसान ये हो रहा है कि आपके काम ज़्यादा की वजह से हमारा जो एक अफसर है, काबल अफसर है, वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, या तो नौकरी छोड़ रहा है, या पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कॉपरियाँ बन रही हैं या अथॉरिटी बन रही है जहाँ 8-8, 10-10 लाख तनख्वाह होती है। जैसे वसीम अजमल चौधरी थे, वो सेक्रेटरी PhD थे, वहाँ पर सुबह 8 बजे आते थे, रात 10 बजे तक काम करते थे, तनख्वाह कितनी थी 70,000। अब वो साफ पानी प्रोजेक्ट के CEO लग गए हैं, वो एक उसके वहाँ कितनी तनख्वाह है, वहाँ 10 लाख है उसकी तनख्वाह। अब वो इस तरह हमारा जो एक काबल अफसर है, जिसको हमने ट्रेनिंग दी, जिसको हमने गैर मुल्की सेमिनार में शिरकत कराई, जिसकी हमने ग्रोथ कराई, जिसको मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पर लगाकर उसका एक उसकी बिल्डअप किया, उसका जो है कैलिबर उसका बिल्डअप किया। अब जब वो कैलिबर बिल्ड हो गया तो आपने उसको उसके मुताबिक सैलरी उसका दी, वो प्राइवेट सेक्टर में उसको बेहतर सैलरी मिली, वो उधर चला गया। इस वजह से एक ब्रेन ड्रेन जो है ना ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है। तो इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आइडिया दिया है कि वर्कलोड की बुनियाद पर काम किया जाए। अब देखिए, एक अस्पताल का एक डॉक्टर है, प्रोफेसर डॉक्टर है, वो सुबह 10 बजे अस्पताल पहुंचता है, 4 मरीज चेक करता है, 1 बजे छुट्टी कर लेता है, बाद में सारे मरीज घेर कर वो प्रोफेसर साहब जो ग्रेड 20 के हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाते हैं। अस्पताल में वो ऑपरेशन नहीं करते, वार्ड में दौरे नहीं करते, मरीजों को चेक नहीं करते, और प्राइवेट जाकर वहां जिबा करना शुरू कर देते हैं मरीजों को। तो अब उसके मुकाबले में एक DCO लाहौर है या कमिश्नर लाहौर है या चीफ सेक्रेटरी है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। अब लेकर तनख्वाह दोनों की बराबर है। तो फिर इसमें मेरिट किस तरह से रखा जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह 8 बजे आके हाजिरी लगाई, रात 10 बजे जाते हुए आउट लगाया, तो आपके वो घंटे काउंट होंगे, बीच में आप बेशक जो मर्जी करते हैं। जी, इस हवाले से एक कोई सॉफ्टवेयर, इसके सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इस हवाले से कोई कारकर्दगी के लिए कोई तरीकाकार वज़े करेंगे और इसके मुताबिक उसकी इनपुट देखेंगे, उसकी डिलीवरी देखेंगे, उसका फिर उसकी मॉनिटरिंग देखेंगे, उसकी सुपरविजन देखेंगे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक सेक्शन अफसर है, वो सुबह 8 बजे आता है, रात 7-8 बजे जाता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है। उसके मुकाबले में एक इंफॉर्मेशन महकमे का सेक्शन अफसर है, वो सुबह 10 बजे आता है, 2 बजे चला जाता है। ये भी एक सेक्टर के अंदर एक डिस्पैरिटी पाई जाती है। इसको खत्म करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि वर्कलोड की बुनियाद पर जो है हम उस बंदे को अवार्ड देंगे। अच्छा, इससे कारकर्दगी बेहतर होगी जुनैद, लोग सैलरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, अपनी इनपुट देने की कोशिश करेंगे अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। मतलब इसका सारा सिस्टम मौजूद है, बायोमेट्रिक है, आप इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? अफसर के ऊपर भी एक अफसर है, वो क्यों नहीं विजिट करता? अगर MS हॉस्पिटल है तो वो क्यों नहीं विजिट करता? अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 10 लाख रुपया तनख्वाह है, वो सिर्फ सॉलिड वेस्ट को देखता है। उसके ऊपर जो एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो DCO है, जिसके अंदर EDU एजुकेशन है, EDU हेल्थ है, सॉलिड वेस्ट भी उसके बताया है, वासा भी उसके बताया है, वो सारी अथॉरिटी को देखता है, पूरे जिले को चलाता है DCO, उसकी तरह 70,000 है। लेकिन मुझे बताया इसमें ये फर्क भी आ जाता है ना कि प्राइवेटाइजेशन अगर जब तो, कर दी जाती है या अथॉरिटीज बना दी जाती हैं तो फिर अगर अथॉरिटी या प्राइवेटाइजेशन इसलिए की जाती है कि अफसरों को बेहतर तनख्वाह दी जाए, तो मैं कहता हूँ MD सॉलिड वेस्ट का जो कैलिबर है या उसकी जो आपने क्वालिफिकेशन रखी है, उससे बेहतर क्वालिफिकेशन के महकमा SMGD में अफसर बैठे हुए उनको लगाया जा सकता है।
BCO बैठे हुए हैं, जो OSD बने हुए हैं, खुडे लाइन लगे हुए हैं, जिनकी एजुकेशन भी बेहतर है, जिनका सब कुछ बेहतर है, लेकिन उनको नहीं लगाया जा रहा। उनका क्या कसूर है? उससे बेहतर एजुकेशन के लोग बैठे हुए हैं, जिनका तजर्बा भी है, जो जिले के DCO भी काम कर चुके हैं, जो कमिश्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जो इंतजामी ओहदे मुख्तलिफ काम कर चुके हैं, जिनका इससे ज्यादा बेहतर आउटपुट डिलीवरी है, लेकिन वो क्योंकि 70,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से, एक बंदे को नवाजने के लिए 10 लाख पर रख लिया गया। ये क्यों हुआ? उससे ये है कि जो 70,000 रुपये वो एक सॉलिड वेस्ट का जो दूसरा अफसर है उसकी फिर से आग तलखी होगी। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगी कि मैकेनिज्म जो है वो एक अच्छा मंसूबा तो है, ये जो अगर इसको प्लान आउट कर लिया जाए और इसको एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन इसका तरीकेकार क्या होगा, इसकी फिजिबिलिटी क्या आएगी, आप तो जानेंगे जी। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम खबर डिस्कस कर रहे थे, हर सरकारी ऑफिसर को तनख्वाह की काम की बुनियाद पर जो है वो दी जाएगी। क्योंकि साहब अच्छा मंसूबा एग्जीक्यूट कैसे होगा? जी बिल्कुल, इस पर सॉफ्टवेयर तैयार होगा, इस पर कारकर्दगी के तरीक़ाकार जो है ना पैमाना बनाया जाएगा। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तीसरा ये इस पर इजलास लिया है, जिसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत इस पर सीरियस है। तो और चीफ सेक्रेटरी का अपना ये आइडिया है, इन्होंने वज़ीर आला पंजाब को पेश किया है। और इस हवाले से मैं ये आपको बताऊँ कि एक चीफ सेक्रेटरी है, उसके तहत 40 महकमे हैं। 40 महकमों का काम और फाइलें चीफ सेक्रेटरी के पास आती है और चीफ सेक्रेटरी वो काम निपटाता है। एक सेक्रेटरी एक महकमे का काम करता है, फिर उसके तहत कमिश्नर और DCO होते हैं। DCO का MD वासा है, MD वासा की अगर सॉलिड वेस्ट की अगर 10 लाख है तो चीफ सेक्रेटरी की फिर 10 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको लेकिन कभी भी गवर्नमेंट उस लेवल की तनख्वाहें नहीं दे सकती जो प्राइवेट सेक्टर की जानिब से दी जा रही है। जी बिल्कुल, आप अंग्रेज के दौर में देखें, आप अंग्रेज के दौर में देखें तो वहाँ पर बड़ी तनख्वाहें होती थी, बरात होती थी। अब जब तनख्वाह बेहतर देंगे तो इससे करप्शन जो है ना वो भी काबू पाया जाएगा। जो गैर ज़रूरी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है वो भी, उस पर भी आप काबू पाया जाएगा। और इस वाले से आपका ब्रेन ड्रेन जो है ना ब्यूरोक्रेसी का वो रुकेगा। वरना ये होगा कि लोग प्राइवेट सेक्टर में चले गए। एक ऑफिसर है, ठीक है, ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए इस मंसूबे को एग्जीक्यूट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब जुनेद, हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की रैली के हवाले से जो आज निकाली जा रही है, 12 बजे के करीब कहा जा रहा है, और भाटी, नासिर बाग और GPO चौक में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और उसके बाद माल रोड पर जो उनका तारीखी कंटेनर मौजूद है जिस पर चढ़कर वो खताब भी करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि रैली में 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन जो तज्जिए किए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, नून लीग की जानिब से भी कहा जा रहा है कि बुरी तरह नाकाम होंगे। 10 लाख लोग कभी घरों से नहीं निकलेंगे। नाकाम तो नहीं इसको कहा जा सकता, मतलब एक पावर शो होगा। और लाहौर की सड़कें जो हैं वो अभी से आप देख लें, जिन्होंने नौकरियों पर जाना है, जिन्होंने स्कूल जाना है टाइम पे, और कंटेनर्स लगा दिए गए हैं माल रोड के ऊपर, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो रैलीज़ तो आएंगी और मतलब कवरेज भी होगी। तो बेहतर था कि मतलब इतवार के रोज़, जैसे पहले भी करते रहे हैं, इतवार के रोज़ रैली, ताकि जो लोग काम पर जाने वाले हैं वो परेशान ना होते। और फिर पूरा माल रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। खोखर साहब, जब भी एहतजाज होता है तहरीक इंसाफ का, ताजिर बेचारे जो है वो परेशान हैं। मैं आपसे आपके प्रोग्राम के साथ से ये कहूँगा, इस रैली में 10 लाख लोग आए या 10 करोड़ आए, लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए, एक तो ट्रैफिक का फ्लो जो है ना उसको मुतासर नहीं होना चाहिए। एक सड़क एक साइड वो अपना रैली निकाले, अपना गुस्सा ठंडा करे, और दूसरी साइड पर ट्रैफिक भी चलती रहे ताकि लोगों को मसाइल ना हो। इनका मकसद तो ये है कि लोगों की खुशी के लिए, लोगों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं ना, इसलिए आ रहे हैं ना कि हम हुकूमत में आएंगे, हुकूमत ये गलत कर रही है, हुकूमत ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, हम आपको आएंगे, हम आपको एक आइडियल हुकूमत देंगे। तो अगर इनका मकसद ये है कि लोगों को खुश करना है, लोगों को एक अच्छी और खूबसूरत गवर्नमेंट देना है, तो एक सड़क की एक लाइन पर ये अपना रैली निकाले, दूसरी लाइन पर ट्रैफिक भी चलती रहे। एक दूसरा, इस दौरान किसी भी जनाब शहरी के साथ या किसी खतून के साथ राह चलते हैं जो सड़क पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, या गाड़ियों उनके साथ बदतमीजी कोई ना कारकुन करे इनका। तीसरी नंबर ये है कि अमनो मान की किसी को कोई सरकारी बिल्डिंग जो है, इमारतों है, या सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, या आवाम की प्रॉपर्टी है, उसका पूरा इनको खुद, पुलिस को नहीं, इनको खुद उसका एहतराम करना चाहिए कि किसी का नुकसान ना किया जाए। लेकिन जो माल रोड के ताजर हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई पावर शो होता है वो किसी भी जमात की जानिब से हो, मोस्टली तहरीक इंसाफ की तरफ से होता है, तो पूरी की पूरी जो माल रोड की ताजर बरादरी है उनको अपने कारोबार बिल्कुल। और इस हवाले से मैं इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आज तो चलो हो गया, आइंदा के लिए जब एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर या अपने SOPs तैयार करें, इस तरह की रैलियां जो है ना मीनार पाकिस्तान में कर लें, वहाँ जगह भी खुली है, नासिर बाग भी जगह, वहाँ पर 10 घंटे 20 घंटे अपना, एक तो ये इस एरिया में जब आप नासिर बाग में करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी का हिसार मिल जाएगा। एहतसाब रैली की तैयारियां तो हमने दिखा दी, और जुनेद आपकी तरफ में आऊंगी कि प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ये बात भी है कि सिक्योरिटी का खदशा भी लाक हो सकता है, कारोबार मुतासर होता है। क्या आवाम इतनी बड़ी तादाद में इसको सपोर्ट करने आएगी आज बाहर? देखिए, इस रैली को एहतसाब रैली का नाम दिया गया। क्या इस तरीके से एहतसाब करना है गवर्नमेंट का आप लोगों ने? मतलब आप अभी मतलब लोग सड़कों पर आए नहीं, और मतलब लाहौर शहर में
ट्रैफिक का बुरा हाल है, मतलब लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लोग घरों से निकलेंगे नहीं। अगर किसी ने हाल रोड से कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेनी है तो हाल रोड तो कोई भी नहीं आएगा, तो कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया। मार्केट्स तो उन्होंने बंद कर दिए अपने नुकसान मुमकिन मुबैना, मतलब वहां पर जो एक सूरत हाल बनती है कि इतने ज्यादा लोग आते हैं तो फिर लोग अपना कारोबार बंद कर देते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम दुकानें ना खोलें। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि इससे कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों को इससे परेशानी ज़्यादा होगी, और साहब का जो लोगों को इसका जो ये जो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, वो शायद मैसेज ना पहुँच सके। अगर इमरान खान ने इंतसाब करना है तो पहले KPK में तो कर लें। KP में क्या करप्शन नहीं है? क्या अफसर वहाँ करप्शन नहीं करते? क्या पुलिस वहाँ करप्शन नहीं करती? क्या अरकान असम्बली वहाँ गपले नहीं करते? क्या वहाँ जो ठेके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें ठेकेदारी और निज़ाम में करप्शन नहीं होती? एक तरफ तो तहरीक इंसाफ एहतसाब रैली निकाल रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म की सरबराही में जो है मुस्लिम लीग नून सर जोड़कर बैठी है और तैयारी की जा रही है कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस तहरीक के खिलाफ। इसके साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी खोखर साहब, जुनैद रियाज आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में नाज़रीन एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि 1992 से उन्होंने बाकायदा आगाज़ किया, लेकिन बचपन से ही म्यूज़िकल घराने से उनका ताल्लुक़ और कवाली और उसके बाद गाने, और फिर अब जबकि बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गई, बहुत ज़्यादा फ्यूजन आ गया और नौजवान नस्ल को भी इंगेज करना पड़ता है म्यूज़िक में, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती हैं और उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत से लोगों को अपना फ़ैन भी बनाया। कोक स्टूडियो के साथ 3 सीजन्स कर चुके हैं और उसके बाद बॉलीवुड में जब कदम रखा तो छा गए और उनके गाने जो हैं वो बहुत मशहूर हुए। और मेरे पास पूरी लिस्ट भी पड़ी है जो अगर मैं बताना शुरू करूँ तो शायद टाइम इसी में गुजर जाए कि किस तरह से कितनी मेहनत की और कहाँ से जो है वो कौन से गाने ने किस तरह से हिट किया और क्या रिकॉर्ड बनाया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? बस मैं अभी इंडिया से आया हूँ, मुझे हो गया कोई 1 हफ्ता हो गया है। तो आज जो कोक स्टूडियो के हवाले से जो आपने बुलाया तो उसका शुक्रगुजार हूँ। बस कोक स्टूडियो के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? कोक स्टूडियो के बारे में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा पाकिस्तान का मतलब मैं समझता हूँ वक़ार है म्यूज़िक के हवाले से, वो पूरी दुनिया में इतना मतलब लोगों में वो लोगों के दिलों में घर कर गया है। जहाँ भी जाते हैं लोग कोक स्टूडियो का इंतज़ार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है कोक स्टूडियो की वजह से, मतलब वो लोग, मतलब मैं तो अभी इंडिया था तो लोग कह रहे थे कि जी हम तो एक साल एक दिन गिनते हैं, एक साल हमें इंतज़ार होता है कि अगला सीज़न कब आएगा और उसमें क्या क्या वैरायटीज़ आएंगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर भी म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक जैसे कहते हैं पुश की ज़रूरत थी, वो कोक स्टूडियो ने जो है वो बिल्कुल। देखें दुनिया में, पूरी दुनिया में कोक स्टूडियो करते हैं लोग, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है कि हमारा जो पाकिस्तान का कोक स्टूडियो है वो पूरी दुनिया में इतना मतलब बहुत ज़्यादा हिट है। और हमारे देख लें जितने आर्टिस्ट हैं, मतलब आबदा जी स्पेशली और दूसरे जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने सारा इतना अच्छा स्पेशली ऐसा होना चाहिए कि मतलब अगर हर कोई आर्टिस्ट या हर सिंगर अलग से अपना कोई एल्बम बना रहा है या गाना बना रहा है, लेकिन अगर वो कोक स्टूडियो में पार्टिसिपेट करे तो आप इसका किस तरह से कंपैरिजन करेंगे कि कोक स्टूडियो में बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट जो है वो वहाँ पे मिक्स होके जो प्रेजेंट करते हैं, क्या उसकी मकबूलियत वजह बनती है बढ़ने की? नहीं, असल में क्या कोक स्टूडियो की जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जो आपने आर्टिस्ट को पेश करते हैं जिस तरह मेहनत करके और मार्केटिंग करते हैं, उसके हिसाब से वो ब्रांड बड़ा हो जाता है। आई थिंक गाना कोई भी है, अगर वो अच्छा है, अच्छी कंपोजिशन है, अच्छा ट्रैक बना हुआ, अच्छा मिक्स हुआ हो, तो गाना तो लोग सुनते ही हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसको मजीद एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। सो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा कोक स्टूडियो के साथ जब आपने पहली दफ़ा मैं रोहेल हयात के साथ अजय लथा नहीं अखियां दा चा, तो मैं उस वक्त फ्रांस जा रहा था, तो रास्ते में मैंने रिहर्सल करके मेरे नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी, तो बैठ के इसी तरह मैंने रोहेल भाई ने मतलब कह रहे थे कोई ट्रेडिशनल होनी चाहिए पहले, क्योंकि मेरा कीमे मुखड़े तो नजरा हटावा वो बहुत सुपर हिट था, उसको ऋषि रिच ने और बाली सागू ने इकट्ठे 2 एल्बम्स में निकाला था, तो वो बहुत सुपर हिट था। फिर उसके बाद इसी तरह की कोई कंपोजिशन चाह रहे थे जिस तरह खान साहब का, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, तो फिर वो अजय लथानी उनको बहुत पसंद आया, तो बस फिर वो आपको पता ही है कितना वो अच्छा लोगों ने पसंद किया, और वो उसमें कुछ जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लोगों को बहुत पसंद आए। अच्छा,
फ्यूजन जो है, जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के एक धुन प्रेजेंट की जाती है, इसका बड़ा लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि इसकी वजह यही है ना कि जिस तरह मतलब एक बंदा सिंपल होता है तो वो कपड़े पहनता है, तो और डिज़ाइनिंग के कपड़े पहनता है, मेकअप करता है, तो उसके वो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो इसी तरह म्यूज़िक है। जब म्यूज़िक में आप एक गिटार के साथ एक कंपोजिशन गाती हैं तो उसका कुछ रंग और होता है, तो जब वो तबले के साथ आप वो कंपोजिशन गाती हैं तो उसका रंग और होता है। तो इसी तरह वो जब एक मिक्सचर बन जाता है तो उसका फिर एक रंग और हो जाता है। इसी तरह फ्यूजन लोगों में मतलब पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जा रहा है क्योंकि उसका एक रंग चेंज हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि अब असल गाना ये था, तो ये नर्वसनेस होती है कोक स्टूडियो जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि पहला गाना मतलब उसने इतना हिट किया और इतना लोगों को पसंद रहा, अब हम चेंज कर रहे हैं तो पता नहीं लोग, अब एडॉप्टेशन की बात है ना, आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सो ये नर्वसनेस होती है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग्स या? मैं कहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर मतलब म्यूज़िक में कोई चीज़ रिलीज़ करता है, अगर वो पहले हिट है तो उसमें नर्वस तो होनी चाहिए कि मतलब कि भाई वो पहले इतना गाना हिट है, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो शायद लोगों को उस तरह पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ये होता है थोड़ा, तो फीलिंग रहती है अंटिल एपिसोड ऑन एयर चली जाए और उसका रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाए। अभी जो कोक स्टूडियो चल रहा है, इसमें इस सीजन में आपका गाना भी मन कुन तो मौला, इसमें मैं समझता हूँ सिमल जी के ये इसकी डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। ये 60-70 ईयर्स ओल्ड है और जब कवाल किसी दरगाह पे जाते थे, कौल इसको बोलते हैं, ये हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है और जो अली अज़मत साहब ने बहुत अच्छा गाया है वो साबिर ज़फ़र साहब के लिरिक्स हैं। तो ये कवालों की आइडेंटिटी होती थी जब वो गाते थे दरगाह पे जाके कि मन कुन तो मौला, क्योंकि इससे ही कवाली शुरू होती थी। तो ये 70 साल पुरानी कंपोजिशन है जो मेरा ख्याल है स्ट्रिंग्स को मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बिलाल भाई को और फैसल भाई को कि उन्होंने एक ऐसा मिक्सचर बना के, कंपोजिशन नई बना के, और जाफ़र ज़ैदी ने उसको बहुत ही अच्छा कंपोज किया। जो उसके लिरिक जो पहले अली अज़मत जी के जो कंपोजिशन है जो उन्होंने गाई है, तो मुझे थोड़ा सा ये एडवांटेज है क्योंकि मैंने बहुत रियाज़ किया है और मेरे पीछे दुआएं बहुत हैं और मुझे माँ बाप की दुआएं बहुत हैं। तो अभी भी मैं अपने माँ बाप को की तो ज़रूरत हमेशा रहती है, आप जितने मर्जी कामयाब हो। बिल्कुल, क्योंकि मेरे माँ बाप, मैं अभी भी उनको इस दुनिया में नहीं है, मैं अभी भी उनको अपने साथ समझता हूँ और मैंने जो उनका अदब किया है वो उनकी मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे वो दुआएं अभी भी मैं कई स्टेज पे जाता हूँ तो जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में होता है, अगर मैं वो कर लेता हूँ तो मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले की रहमत है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो इस कंपोजिशन की मैं बात कर रहा था कि इस कंपोजिशन को गाने के लिए मैंने जो मतलब इसकी मतलब जो उसकी एक्सप्लेन मैं इसको इस तरह करूँगा, जब मैं ये कंपोजिशन गा के मतलब हमने वाइंड अप किया तो वो जो कोरस वाली लड़कियाँ थीं और कोरस वाला एक बंदा था वो मेरे सामने आ गया और रो रहे थे, कहते जावेद भाई हमने इतने मतलब सीजन्स किए हैं कोक स्टूडियो के, हम कभी रोए नहीं, हमें पता ही नहीं था कि गाने पे रोना भी आता है, तो आज हम पहली दफ़ा रोए। तो वो जो नेचुरल फीलिंग है उसने फिर आपको मज़ा दे दिया होगा कि बस अब मेरी मेहनत वसूल हुई और लोग नहीं, उसमें ये है सिमल जी कि मैंने उस कंपोजिशन को थोड़ा चेंज किया है, ये क्रेडिट अल्लाह की रहमत से मुझे जाता है कि उसके जो वेरिएशंस थे मैंने बिल्कुल थोड़े चेंज करके, और उसको कवाली का जो एक होता है ना, एक एक्सेंट होता है, एक जो फील होती है, नहीं एक्सेंट होता है कवाली का, मतलब जोर से गाना या उसको पूरे, तो उसको मैंने थोड़ा चेंज करके ठुमरी स्टाइल में, और थोड़ी उसमें लास्ट में मैंने ताने भी कहती हूँ थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में, क्योंकि कोक स्टूडियो का फॉर्मेट कहा जाता है। तो उसको मैंने निभाया तो लोग इतना पसंद कर रहे हैं मुझे। कल भी अमेरिका से पता नहीं कौन लोग हैं, कहते जावेद भाई हमने पहले ऐसा सुना ही नहीं, इंडिया से इतने लोग फोन करते हैं। चले इसको भी हम दिखाएंगे जरूर। इसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है। हाँ, इसमें भी बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि पहली दफ़ा मैंने 2 कंपोजिशन को आपस में जोड़ा है जो कि बुजुर्गों की बनी हुई थी, मेरा ये चरखा, और उसमें मैंने एक अपनी कंपोजिशन जोड़ी है और फिर कुड़े की कंपोजिशन को एक नए रूप में बना दिया। वो जो एनहांसमेंट आती है डिफरेंट वर्ड्स पे, वो बहुत मैटर करती है कि आप मतलब लो टोन से शुरू कर रहे हो और एकदम उसको पीक पर। मैं सिमल जी आपको आज मतलब पूरे पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये बात है, जब तक आपको म्यूजिक समझ नहीं आता उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब म्यूजिक समझ आना शुरू हो जाता है तो मैं ये जानता हूँ कि पूरी दुनिया में जो चरखे का आज भी क्रेज है, या जिस तरह मनकुन तो मौला को मतलब लोग एकदम दहाइयों से चला आ रहा है और लोग जरूर उसको फॉलो क्योंकि इसमें कुड़े का पार्ट्स मैंने अलग कर दिया
और एक जो कंपोजिशन मेरे मतलब मेरा ये चरखा, ये मेरी है, मेरा ये चरखा, ये पुरानी है। हाँ। तो ये दोनों कंपोजिशनों को मैंने अलग अलग करके एक ही कंपोजिशन में गाया है। ये बिल्कुल न्यू है और पूरी दुनिया में इतना इसको पसंद किया है, तो मैं अपने फैंस को और अपने लवर्स को उतना ही प्यार करता हूँ जितना वो मुझे करते हैं। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मतलब जो म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक की शिनाख्त है, ये नहीं कि वो मैं ही कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा है, तो अगर उसको एज इट इज़ उस तरह रिस्पेक्ट मिलती है, एज इट इज़ उसको जाना जाता है, तो मैं कहता हूँ उस जैसा आर्टिस्ट दुनिया में लकी मतलब है ही नहीं। सर मैं कहती हूँ कि आप लोग हमारे लिए लकी हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और पाकिस्तान का वो सॉफ्ट इमेज, वो चीज़ें जो लोग नहीं देख पाते हैं शायद मौजूदा हालात की वजह से, सियासी हालात की वजह से। आप लोग एम्बेसडर हैं हमारे एंटरटेनमेंट के, हमारे सॉफ्ट इमेज के। सो आपको भी सैल्यूट है कि आप जब दुनिया में जाकर प्रेजेंट करते हैं, आपकी अप्रिसिएशन और आपके नाम के साथ जब पाकिस्तान आता है तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान का प्राउड और पाकिस्तान आपके लिए प्राउड। यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और नाज़िन कुछ मजीद बातें भी करेंगे, बॉलीवुड में इनका सफर कैसा रहा और वहां पर किस तरह से वज़ीराई मिली, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़िन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जावेद साहब, अब मैं चाह रही थी कि हम मनकुंतो मौला पे बात करें, लेकिन उस पर बात करेंगे क्योंकि मैं चाह रही हूँ उससे पहले हम दिखा दें, वो भी दिखाएंगे, लेकिन बॉलीवुड का सफ़र मैं जानना चाहती हूँ आपका कैसा रहा। अभी रिसेंटली भी आप इंडिया से वापस आए। हाँ, बॉलीवुड का सफ़र, ये मेरा लास्ट जो गाना आया था आज इबादत, बाजीराव मस्तानी का, उसमें संजय लीला बंसाली जी की कंपोजिशन है और मैं समझता हूँ मेरे जॉनर की है। एक तो वो चंचल में है, चंचल बोलते हैं 7 मात्रे को, 7 बीट्स को, तो वो उसमें थी। और क्योंकि वो थोड़ा जो रूटीन का मतलब रिदम होता है उससे थोड़ा हटके है, और फिर जो उसका राग था वो यमन था, मतलब यमन इंडिया में बोलते हैं, इधर बोलते हैं। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा मिक्स भी था, लेकिन वो इतना अच्छा रहा कि अभी वो सारे उनके जो मतलब कथक के या डांस शोज होते हैं सब, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गाने से लोग गाना सीख भी रहे हैं और उसको मतलब बहुत दिनों तक वो लोग सुनते हैं। हालांकि एक गाना आता है बॉलीवुड में, वो आता है, टाइम पूरा करता है, 7 दिन 14 दिन उसका जिंदगी होती है, तो अल्लाह की रहमत है, मेरा गाना चलता रहता है। तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो पहला गाना मेरा कहानी मूवी में आया था विशाल शेखर के साथ, विद्या बालन पे। तो पिया तू काहे रूठा रे, बहुत लोगों ने सुना था, बहुत मुश्किल गाना था, तो शायद मेरे से उन्होंने इसी वजह से गवाया था कि वो पूरी ताने ही थी। और वो उसमें को मैंने लंदन में किया था, क्योंकि उस वक्त मैं टूर कर रहा था, तो लंदन में मैंने करके इंडिया में भेजा था। इंडिया पाकिस्तान में दोनों जगहों पे क्योंकि आई थिंक हमारा जो मतलब मौसीकी में जो हमारा कल्चर है वो थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि म्यूज़िक तो पूरी दुनिया में एक ही है, मतलब जो उसका बेसिक है सुर वही हैं और लोग उसी तरह उसको गाते भी हैं। तो स्पेशली इंडिया में जाके बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और बहुत लोग बहुत ऑनेस्ट हैं म्यूज़िक के साथ, और स्पेशली आर्टिस्ट के साथ बहुत ऑनेस्ट हैं। और मतलब पाकिस्तान के बाद अगर जाके कहीं परफॉर्म करने का मज़ा आता है तो वो इंडिया में, तो इंडिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं। अच्छा, बड़ी मार्केट है जाहिर है, और ज़्यादा लोग प्रोफेशनल हैं और लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन के लिए, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इस तर्ज पर कुछ होना चाहिए, कोई यंगस्टर्स जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए? जाहिर है जी, किसी चीज़ को भी मतलब अभी देखें, मुझे बात करने के लिए एक चैनल पे आना पड़ा, तो इसी तरह आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान में आई थिंक एक कोक स्टूडियो भी रह गया है जो मतलब जो टैकल कर रहा है और कैटर कर रहा है, पाकिस्तान की होप है आर्टिस्टों के लिए या जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए। कोक स्टूडियो एक बहुत बड़ी होप है और मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जो अभी कोक स्टूडियो लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जितना नाम अभी कोक स्टूडियो कर रहा है, मैं समझता हूँ और कोई चीज़ नहीं कर रही। तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और आई थिंक जो बच्चे एक दो ही चीज़ें हैं जो मतलब अपने मुल्क के नाम को रोशन करती हैं, एक सिंगिंग और दूसरा स्पोर्ट है। तो जो सॉफ्ट एम्बेसडर्स होते हैं, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को के लिए कुछ
जो रियलिटीज़ शोज़ होते हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनको ये करने चाहिए। फैंस को बताना चाहता हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करना, मतलब उसमें टाइम चाहिए, क्योंकि जो मनकुंतों की मौला की स्टाई है वो ट्रेडिशनल है, बहुत पुरानी है। उसमें जो वेरिएशन करके उसको नया किया गया है, और जो अली अज़मत ने उसको हमेशा चेंज करके मतलब उसमें एक और कंपोजिशन डाली है, और जो जाफ़र ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया है। और उसके मैं जो सेंटर में एक दौड़ा कहता हूँ, वो दौड़ा बिल्कुल ही मतलब जब कभी माह रजब सहने हरम से गुजरा, मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आया। तो वो एक ऐसी मतलब एक अलग शेर है मोहसिन नकवी जी का। तो फिर लास्ट पे जो मैंने एक मन कुन तो मौला की तिहाई कही है, वो पहली दफ़ा मैंने कोशिश की है कि हालांकि वो मैं सीधी कहता तो 16 मात्रे में वो पूरी आ रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की है उसको 15 में फिक्स करूं, ताकि थोड़ी मुश्किल भी हो और थोड़ी मतलब उससे उस बीट से हट जाए। तो दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर माई। कोई एक लाइन अगर आप लाइव वो मैं कह रहा था, मन तो मौला और मान 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 कौन, मान 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 कौन, मान 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 कौन तो मौला। That's amazing। और अगर वो 16 में ही आप गा देते तो सबने वो भी पसंद करना था, लेकिन फिर आपका नाम जावेद साहब है और चेंज करना जो है वो इस तरह था ना, मान 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 कौन, मान 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 कौन, मान मान मान। लेकिन फिर पता कैसे लगता है कि आपने मेहनत किया और वो चेंजेस जो है उसके अंदर उसको उसमें थोड़ा खेल के ना। हाँ, बहुत 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 इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सेहत और तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से आप पाकिस्तान को सर्व करते रहें, चाहे वो इंडिया हो या पूरी दुनिया, वो अमेरिका हो, वो इंग्लैंड हो, जहाँ भी आप जाएं आपका नाम रोशन हो और आपके साथ पाकिस्तान का फ़ख्र बुलंद हो। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नाज़रीन हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे इस सेगमेंट से, क्योंकि मुझे मेरा शहर लाहौर भी शामिल करना है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। और मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है F-86, जो 65 की जंग में MM आलम सबका तैयारा था, और उसके साथ साथ जो है वो उसकी अहमियत क्या है। टाउन हॉल में वो वहाँ पर मौजूद है। राव जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हिस्ट्री बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राव साहब, F-86 जो 65 की जंग में इस्तेमाल किया गया। जी हमारे जो जवान हैं, जितनी भी जंगें, इन्होंने एक ख़ास जज्बे के तहत और जुनून के तहत जो है वो दुश्मन को जो है वो पूरा जो एक मुकाबला करके और उनको ऐसे ऐसे मतलब वो एक दिए सबक के उनको अब तक वो याद रहें और ता हयात और बल्कि क़यामत तक उनकी नस्लें करें कि इस तरह के मुँह तोड़ जवाब दिए। तो इसी तरह से MM आलम जो हमारे हीरो थे, उन्होंने 65 की जंग में जो डिप्टी स्क्वाड्रन लीडर थे उस वक़्त पाक फ़ज़ाइया के, उन्होंने भी एक ऐसी ही तारीख़ रकम की और वो लाहौर की फ़िज़ाओं में वो तारीख़ जो है वो आज तक और रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह वो ज़िंदा रहेगी। कि उन्होंने इस त्यारे के ज़रिए जो इस वक्त टाउन हॉल में जो है, उसका टाउन हॉल का रोज़ गार्डन है, उसमें ये नस्ब किया गया है। और एक इस पोजीशन में है जैसे वो देखने में ऐसे जैसे वो उड़ान भर रहा, अभी वो उड़ेगा और अभी उसका रुख भी जो है वो भारत की तरफ है, कि जैसे अभी वो उड़ा और दोबारा से हमलावर होगा। तो इस पोजीशन में वो खड़ा है। इस त्यारे के ज़रिए MM आलम ने 6 त्यारे जो भारतीय थे उनको जो है वो गिराया और 3 त्यारों को शदीद जो है वो नुकसान पहुंचाया और इस काबिल वो नहीं रहे कि वो दोबारा से उड़ सकें। तो ये एक आलमी रिकॉर्ड था जो लाहौर की फ़िज़ाओं में जो है ये जोश जज्बा था। और फिर जोश जज्बा अवाम का था कि जो इन फ़िज़ा में, जो लाहौर की फ़िज़ा में ये हालात देख रहे थे, तो वो किस तरह से अपने जोश जज्बात का इजहार कर रहे थे। वो घरों से निकल आए थे, वो सड़कों पे अपनी जान की परवाह किए बगैर, उस लड़ाई के दौरान मतलब गोले भी आ रहे थे, हर चीज़ का उनको देखते हुए, लेकिन वो अपने जज्बात को काबू में ना रखते हुए वो जो है वो अपने घरों से अपनी जान की परवाह किए बगैर निकल आए। अच्छा, आप यकीन करें कल भी, अब 6 सितंबर आ रहा है, उसकी तैयारियां जारी हैं, तो कल भी F-17 की मशक़ें जो है वो जारी थी, फ़िज़ाई मशक़ें, और लोगों में जोशो खरोश वैसा ही था और लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। जब छतों से घरों के ऊपर वो फ्लाई कर रहा था, तो उस वक्त का जोशो जज्बा तो फिर उस वक्त का जो जोशो जज्बा था उसमें लाहौर को जो है वो हलाल इस्तक़लाल का जो है वो एक फ्लैग
फ्लैग एक इनाम के तौर पे, तोहफे के तौर पे दिया गया। उसके बारे में हम जो हिलाल इस्तक़लाल मिला, उसकी क्या वजह थी, अवाम का जोश जज्बा क्या था, वो मंडे को हम उस पर करेंगे, क्योंकि लाहौर में जो है वो 2 फ्लैग टाउन हॉल पे लहराते हैं। एक हिलाल इस्तक़लाल जो उस वक़्त की शहरियों की भी जो एक उनकी जद्दोजहद थी, या उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, या वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो उन्होंने उस जंग में अपनी खिदमत अंजाम दी, उसकी बहादुरी के सिले में वो मिला। अच्छा, ये जो F-86 ये जो टाउन हॉल में है, ये वही तैयारा है जो उस वक्त जंग में इस्तेमाल हुआ था? जी बिल्कुल, ये जंग में इस्तेमाल हुआ। MM आलम और उसके अलावा सीसल चौधरी जो 2-3 साल पहले वो भी फोत हुए हैं, उनके नाम पे जो लारनस रोड है उसके एक हिस्से का नाम सीसल चौधरी रोड रखा गया। इसी तरह से MM आलम, उनके नाम पे भी लाहौर की एक बड़ी शाहरा जो है MM आलम उनके नाम से मंसूब की गई है। तो ये दोनों हमारे जो 65 की जंग के हीरो थे, इन दोनों के इस्तेमाल में ये त्यारा रहा। लेकिन जो इसने कारनामे सर अंजाम दिए वो MM आलम की परवाज़ के दौरान जो है ये एक आलमी रिकॉर्ड जो है जी किया। और ये त्यारा मतलब सारे ही त्यारे, दूसरे भी जो हमारे पायलट थे वो इसी तरह से दुश्मन की हदूद में जाते थे और उनके त्यारों को गिराते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे और वापस आ जाते थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी। और जिस वक्त जंग ख़त्म हो गई उसके बाद इस त्यारे को पाक फ़िज़ाइया ने कराची भेज दिया था। अच्छा। और इस प्रोग्राम ये था कि नीलामी इस त्यारे की, जिस तरह से कोई अहम चीज़ें जब प्रोमिनेंट हो जाती हैं उनकी एक ख़ास शनाख्त बन जाती है, तो इसकी भी एक कारनामे के हिसाब से एक अहम एक पहचान बन गई थी। आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया था इस त्यारे ने। तो उसके बाद ये प्रोग्राम था कि कराची में पाक फ़िज़ाइया इसकी नीलामी करवाएगी। अच्छा। तो जिस वक्त ये ख़बरें अखबारात में छपी तो अहलियाने लाहौर ने इस बात पर एहतजाज शुरू कर दिया और उन्होंने अपने ज़िंदा दिली का सबूत देते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि इस त्यारे ने लाहौर की फ़िज़ाओं में मार के सरंजाम दिए हैं तो लिहाजा ये लाहौरियों का हक है, इसको हम नीलामी में या इस तरह से नहीं होने देंगे, ना ये कराची जाएगा, ये वापस जो है वो लाहौर ही आएगा। और फिर एहतजाज की वजह से उस वक्त बल्दिया लाहौर के जो मेयर थे मियां शुजाउर रहमान थे, जी बिल्कुल हमारा फ़ख्र है, हमारे पास होना चाहिए। तो मियां शुजाउर रहमान उस वक्त बल्दिया लाहौर के चेयरमैन थे। उन्होंने तहरीरी तौर पे एक दरख्वास्त जो है वो पाक फ़िज़ाई वो अरसाल की कि ये लाहौर का हक है और लाहौरियों की ये मंशा है कि ये त्यारा जो है वो लाहौर ही वापस आए। और इस बारे में जो एहतजाज और अवाम लाहौर की जो है वो नहीं, और फिर अवाम लाहौर की जीत गई और ये त्यारा जो है ये NLC के कंटेनर के जरिए पैक करके और आया। बिल्कुल बिल्कुल, मंडे वाले दिन हम बात करेंगे इस्तक़लाल जो आपने कहा कि हिलाल इस्तक़लाल, लेकिन 82 में ये लाहौर आया और इसको दोबारा से जोड़ के 83 में जो है इसको नस्ब कर दिया गया रोज़ गार्डन में। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, तो यार इस चीज़ को भी हिलाल इस्तक़लाल से जरूर जोड़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।